के साथ नेहा दुबे 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार शाम को 15 राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया। इसमें राज्यों से हटाए गए कुछ मुख्यमंत्री और केंद्र से हटाए गए मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही ऐसे अधिकांश नेताओं को राज्यों का प्रभार दिया गया है जो कि पार्टी पदाधिकारी नहीं है लेकिन चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। 2023 में देश के 9 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इन राज्यों के चुनाव परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इन्हें लोकसभा के पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा और इन राज्यों में बढ़त या हार को सीधे लोकसभा चुनाव में सरकार या विपक्ष के संभावित प्रदर्शन से जोड़कर देखा जाएगा। यही कारण है कि पार्टी ने नई रणनीति के साथ अनुभवी और युवा प्रभारियों की टीम उतारी है। पार्टी ने इन 9 राज्यों में से 5 में प्रभारियों के कामकाज में बदलाव किया है। 2024 की जंग गुजरात, हिमाचल प्रदेश चुनाव जीतने से शुरू होगी। दोनों राज्यों में चुनाव इस साल नवंबर में से पहले ही होना है। आपको बता दें कि अमित शाह के पास 4 लोगों की एक टीम है जो भाजपा के संकट प्रबंधकों के रूप में काम करती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हाल ही में प्रदेश आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रवेश करने वाले सुनील बंसल जो कि आरएसएस से हैं, ये भी कोर टीम में हैं। पार्टी संगठन में बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले प्रभारी पदों की इस लिस्ट को देखने से भी पता चलता है कि पार्टी ने युवा नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका में उतारना शुरू कर दिया है। अमित मालवीय, संबित पात्रा, हरीश द्विवेदी, मंगल पांडे और विप्लव देव को अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संगठन में नया जोश भरने का काम किया है। वहीं अरुण सिंह और ओम माथुर के साथ ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रकाश जावड़ेकर और संगठन मंत्री इनको बनाया गया है। आपको बता दें कि संगठन प्रभारी यहां पर इनको नियुक्त किया गया है और इनके अनुभव का फायदा लिया जाएगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नॉर्थ ईस्ट उसकी बड़ी प्राथमिकता में शामिल रहा है, लिहाजा भाजपा ने इन राज्यों में पार्टी के प्रखर वक्ता संबित पात्रा को प्रभारी बनाया है। उन्हें न केवल इन राज्यों में बने पार्टी के आधार को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है बल्कि इन क्षेत्रों की लोकसभा सीटों पर पार्टी को जीत दिलाने के लिए जमीन तैयार करने की भी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी संगठन में फेरबदल करके बीजेपी ने पहल कर ली है और कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना बाकी है। पदयात्रा जारी है। विपक्षी एकता के लिए विपक्ष ने बड़े जन भी अभी अंगड़ाई ही ले रहे हैं। नीतीश, ममता अभी भी पैंतरे साध रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दूसरी पार्टियां कब और कैसे अपने चुनावी रथ को दुरुस्त करती है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अब 2024 के लिए तो जाहिर तौर पर अपने सेनापतियों की लिस्ट जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उससे पहले 2023 में भी एक कड़ी परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की होगी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर के मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधा। और मोहम्मद तारिक खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है सपा के। आपका भी खान साहब बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मिश्रा जी आपके साथ करते हैं। भाजपा ने 2024 के लिए फील्डिंग तो सर तैयार कर ली है, जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है, अपने कहीं ना कहीं सेनापतियों की लिस्ट जारी करके क्या ये कहा जा सकता है कि बाकी पार्टियों से आगे निकलने की होड़ है, तैयारी है लोकसभा चुनाव और उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए? और देखिए नेहा जी, यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझना जरूरी है, जो कि हमारा जो पार्टी है इसके संगठन का जो एक तरीका है, जो हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और निश्चित तौर पर ये योजना जो है बिल्कुल ही हमेशा से ही कारगर रही है संगठन के लिए खास करके। और जहाँ पर जो प्रभारी नियुक्ति करनी है वो भी हमने किया है, और साथ ही साथ बूथ को मजबूत कैसे करना है उसके साथ भी हम लोग लगे हुए हैं।
जहां तक बात है बिल्कुल 2024 की बात है, उससे पहले राज्यों में भी चुनाव हैं। तो इस सब लिहाज से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने संगठन के अंदर में जो जो जिम्मेदारी और जो जो दायित्व जिसको देना चाहिए हम लोगों ने दिया है, और हर एक को एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक योजना के तहत जिस तरह से हमने देखा है जो कि 2019 के और 2014 के चुनाव में हम लोगों ने जो परिणाम देखे थे, हालांकि हमने देखा था जो कि 2019 के चुनाव में कम से कम 190 ऐसे सीट थे जहां पर कांग्रेस के साथ हम लोगों का सीधा मुकाबला। हम लोगों ने 175 के ऊपर में हम लोगों ने उसमें बढ़त बनाई थी, हम लोगों ने जीता था उसको, 15 कांग्रेस जीती थी। तो ये सब सारे जो प्लानिंग के जो तरीके हैं उसको हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से, चाहे बूथ के लेवल की बात हो, चाहे पन्ना प्रमुख की बात हो, चाहे हम देखेंगे जो कि राष्ट्रीय लेवल पर हो, चाहे संसदीय बोर्ड के अंदर में हो, जहां पे भी जो जिसको दायित्व दिया गया है, जहां पे भी कोई फेरबदल करनी है, हम लोग उसके ऊपर में बिल्कुल लगे हुए हैं। और हमें आशा है जो कि जनता फिर हम लोगों को आशीर्वाद देगी 2024 के चुनाव में भी, और आने वाले जो राज्य के चुनाव हैं उसमें भी हमें जनता आशीर्वाद जैसे पहले भी देती आई है और अभी भी देने की बिल्कुल हम लोग अपेक्षा करते हैं। ठीक है, सुधा जी का रुख कर लेते हैं। सुधा जी, क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनावों की तैयारियों में भाजपा आगे निकल गई है? यहाँ तो अभी तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा यही तय नहीं हुआ, अभी उसके अंदर भी फूट निकल के सामने आ रही है। 5 सांसदों ने पत्र लिखा है, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ही एकजुट नहीं दिखाई दे रही है। ये क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं चुनावी मूड में जो नजर आती है वो चुनावी मूड को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अपने में ही उलझी हुई है? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, क्षमा करिएगा कि मैं प्रश्न आपसे स्वयं पूछ रही हूँ, शायद आपके पास उसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि भाजपा तो पूरे समय सिर्फ चुनावी रणनीति तैयार करती है, उसके बाद अलावा उसने आज तक कुछ किया नहीं है। उसको सिर्फ चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर सकती है बस यही करना है। पिछले 8 वर्षों में सिर्फ वही कर रही है। आप लोग कहते हो ना, इसमें गलती जनता हम सबकी है कि हम कहते हैं नहीं अगर भाजपा तैयारी करती तो गलत क्या है। हमारे ये कहते कहते ये इतने ज्यादा उतारू हो गए हैं कि अब ये काम कुछ जनता के करते ही नहीं है, ये सिर्फ करते हैं चुनाव की तैयारी, चुनाव की तैयारी, चुनाव की तैयारी। और इनका एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे बस जनता को बेवकूफ बना के जीतते रहें। लेकिन आप जानते हैं ना कि झूठ को बहुत नहीं, ये कैसे तय होगा कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना। नहीं नेहा जी, हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता हुआ कि बेरोजगारी और महंगाई जो 2 चीजें हैं जिससे हमारा रोज का आमना सामना होता है, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, उसको शायद न पता हो तो किसी को पता नहीं होगा। हम जिस जद्दोजहद में रोज जिंदगी जीते हैं, महंगाई की मार, हमारे किचन के खत्म होते सामान और बढ़ते हुए गैस सिलेंडर के दाम और पेट्रोल और डीजलों के दाम, आप जानती हैं जिसका सामना रोज हो रहा हो हम लोगों से। और सबसे भयानक तस्वीर जो आती है दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या की। सोचिए, इतनी भयावह तस्वीर अगर भारत की उत्पन्न हुई है, ये सरकार की विफलता है या फिर विपक्ष की? तो मैंने कहा हम सबकी विफलता है। हाँ। कि हम राजनीति को इस स्तर पे आने हमने दिया। हाँ। इसी असफलता को, इसी वजह को कि राजनीति इस स्तर पे पहुंच गई। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तैयारियां चुनाव की करती है लेकिन धरातल पर काम नहीं करती? जनता नहीं समझती है क्या? नहीं नेहा जी, आप जानते हो ना कि जब व्यक्ति को डराना हो तो उसके उस कमजोर नस को पकड़ लो कि व्यक्ति सब कुछ भूलने की भी उसको जरूरत ना पड़े। इन्होंने वही किया। इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे जनता को उस भुलावे में डाल दिया कि उसके आगे वो कुछ सोच नहीं पाई, और उस भुलावे में आके जनता आज जिस स्थान पे खड़ी है उसको समझ में आ रहा है। तो ये तो आपकी भी नाकामी है ना कि आप वो पर्दा नहीं हटा पा रहे हैं। नेहा जी, मैंने क्या कहा कि जब धर्म का पर्दा होता है ना तो वहाँ पे कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि उस आंखों की खुली हुई आंखों के सामने हर सत्य बात दिखती हुई तो आप नहीं बता पा रहे हैं सुधा जी कि खाने के लिए तो खाना चाहिए होता है, नेहा जी नौकरी करेंगे तभी पैसा आएगा, आप नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि हम धर्म से पेट नहीं भरता है, ये आप नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं, मैंने क्या कहा कि जब उन चीजों पे, जब पेट की आग के सामने आप धर्म का जो झंडा खड़ा कर देते हो, लोगों को नौकर से बांट देते हो, वहां पे वो कम हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति, ये लोगों ने क्या डाल दिया लोगों के दिमाग में कि कम से कम कोई हिंदुत्व की बात तो करने वाला है। जनता जाग रही है, जनता आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
कौन सा सवाल का जवाब? सवाल का जवाब ये है कि कांग्रेस भारत को एकजुट करने की बात करती है, हम उसी एकजुट को करने के लिए अपने आप को एकजुट नहीं कर पा रही। नहीं, देखिए, घर में झगड़े, घर में मसले न हो तो कौन सा घर? मतभेद होना और मनभेद होना दो बात होती है। हमारे यहाँ मतभेद है, मनभेद नहीं है। नहीं, ये कैसे तय होगा? ये कैसे तय होगा? ये मतभेद ही था कि गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए, ये मतभेद ही था कि आपके नेता छोड़ के चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएनसी, एक लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल, तो इसमें किसी को एतराज नहीं है। आज भी जिसको जाना हो, जिसको आना हो, आता है पार्टियों में। इनकी पार्टी लोग आप कौन रहे, सब जाए तो है। लेकिन नेहा जी, सबसे बड़ी बात है ना कि जिस तरह संस्थाओं का रूप से यूज करके लोगों को स्वार्थ की राजनीति में दबा के एन केन प्रकारे ये दिखा के, क्योंकि इनको साम दाम दंड भेद, सत्ता इनके हाथ में है। हर चीज को, अगर मेरे घर में रोटी नहीं है तो मैं पहले रोटी को लाने की कोशिश करूंगी, उसके बाद बाकी चीजें याद आती है नेहा जी। तो ये जो सत्ता है ना, मैडम, ये वही सवाल है, मैं फिर घुमा फिरा के पूछ रही हूँ कि आप जनता को नहीं बता पा रहे, ये आपकी विफलता है या फिर सरकार की? वो तो प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, अपने चुनावी मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं लौटती हूँ। खान साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। डिप्टी सीएम कहते हैं लोकसभा चुनाव में भले ही साम दाम दंड भेद सारे तरीके समाजवादी पार्टी अपना ले, लेकिन खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, इतना कॉन्फिडेंटली डेमोक्रेसी में इस बात नहीं कहना, हमारी एक गैर जिम्मेदार बात है। देश में इंदिरा गांधी चुनाव, इस देश में चुनाव है, आप कैसे कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा? क्या सारे वोटरों ने बाद में आके बताया है समाजवादी की संवाद में नहीं? बहुत ही स्टेटमेंट है डिप्टी सीएम का। अब मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। जब सरकार बनी तो मोदी साहब दिल्ली के जो हेड ऑफिस है वहां से कहे उत्तर प्रदेश की जनता ने हर और जाति के ऊपर वोट तो लेंगे, आप सरकार चला, लेकिन हर और जाति की राजनीति में आपने कैसे ये भी सकता है? मुख्यमंत्री बैकवर्ड एक पंडित का मैं ये कह रहा हूँ कि आपने दिल्ली में कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि धर्म और जाति से ऊपर उठ के लोगों ने वोट दे दिया, वो वोट भी ले लिया आपने, लेकिन आप धर्म और जाति की राजनीति से आगे नहीं पाए। ये तो हो गई जाति की बात। और एक नीची जाति का जो जाति का जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है आपके यहाँ विभागों में, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को, डायरेक्ट अमित शाह साहब को रेजिग्नेशन लिख के भेजा जाता है कि मैं नीची जाति का हूं, इसलिए मेरा आईएएस मेरी बात नहीं सुनता। खैर चलिए, सब ठीक चल रहा है इनकी पार्टी में। मलिक साहब कुछ कहते हैं, गवर्नर हैं, नहीं सुना जाता, चर्चा भी नहीं होती है, मीडिया भी नहीं चर्चा करता। करनी चाहिए। वरुण गांधी इनके सांसद, वो भी जो कह रहे हैं ठीक है। नए आडवाणी साहब बने हैं, नए आडवाणी, गडकरी साहब को बना दिया नया आडवाणी, इससे भी चर्चा नहीं है, जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों जरूरत नहीं है, मगर होनी चाहिए। जब संगठन की चर्चा हो तो इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि मार्गदर्शक मंडल बना और एक भी मीटिंग नहीं हुई। मैं मुरली मनोहर साहब वरिष्ठ नेता, आडवाणी साहब वरिष्ठ नेता, ये दिक्कत सपा को क्यों है? किससे पूछा जा रहा है, किससे नहीं पूछा जा रहा? मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये सवाल हमसे बनता है, संगठन की जब चर्चा ये कह रहे हैं आपका खाता नहीं खुलेगा। अब ये बताइए कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है? 2024 के मद्देनजर आपकी तैयारियां किस स्तर पे है? क्योंकि इससे पहले अभी दो संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव हुए, दोनों आपके हाथ से चले गए, जबकि दोनों जगह पर आपके ही सांसद थे। मैं जवाब दे दूं? देखिए, हम चुनाव हारे हैं, एक्सेप्ट करते हैं। चुनाव हारना राजनीतिक सिस्टम से खत्म होने का संकेत नहीं है। वरना जब आप बाई इलेक्शन गोरखपुर और डिप्टी सीएम वाली सीट हारे थे तो हम चिल्लाए नहीं थे कि अब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। एक सामान्य प्रक्रिया होती है चुनाव जीत जाना या हार जाना। हमने नहीं चिल्लाया था, मगर आप खूब चिल्लाए। अब मैं कह रहा हूं, सारी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करके चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ती है। हमने संगठन को भंग कर दिया था, नए सिरे से हम उसको बना रहे हैं। उसका काम 50% से ऊपर हो चुका है। अखिलेश यादव साहब रोज कार्यालय आते, रोज मीटिंग करते, हम लोग उसके एक तरीके से गवाह हैं। समझ लीजिए आप कि वो निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी करे, हमें उससे ऐतराज नहीं है। लेकिन
हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, मिश्रा जी आप भी अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, सह प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, कईयों के काम में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन ये क्या भविष्य ज्ञाता है क्या? आपको ये पता चल जाएगा या आपकी पार्टी के नेताओं को ये पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा लोकसभा चुनाव में? नेहा जी बहुत अच्छा प्रश्न। अभी सुधा जी कह रही थी धरातल पर आप काम नहीं करते हैं, सिर्फ चुनावी मूड में रहते हैं। मैं बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप देखिए नीतीश कुमार जी 3rd स्थान पर हैं बिहार के अंदर में, इनको 50 से भी कम सीट है, और वो कहते हैं जो 2019 से सत्ता में है उसको कह रहे हैं जो कि 50 से कम सीट पर हम इनको समेट देंगे। जब ये दावे किए जाते हैं तब हमें कहना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर के बीच की बात अगर बताऊं तो अखिलेश जी ने कम से कम 25 ट्वीट किया है। आप देख लीजिएगा आंकड़ा, 25 ट्वीट किया है। तो ये ट्विटर हो रहा है। नहीं तो इससे दिक्कत क्या भारतीय जनता पार्टी को? पहले नहीं मैं कह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, एक होता है वनवास, एक होता है घरवास। मायावती जी अभी तक घरवास में ही हैं, इसलिए उनको कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस अपनी बात करिए ना, अपनी बात करिए और इस बात पे जवाब दीजिए कि आप क्या भविष्य ज्ञाता है क्या? आपको पहले पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा? कैसे पता आपको? कह रहा हूँ। और जहां तक कांग्रेस की बात है, उसको अटेंशन और मोटिवेशन दोनों की जरूरत है। अब कह रहा हूं आपके प्रश्नों का बिल्कुल सही बात है, जो कि हमें बिल्कुल भविष्यवक्ता हम नहीं है जो कौन कितने सीट पर सिमट जाएगा कौन नहीं, लेकिन हमें विश्वास जरूर है क्योंकि जनता हमें बिल्कुल आशीर्वाद देगी और किस आधार पर देगी ये भी हमें विश्वास है, क्योंकि हमने उनके लिए जो काम किया है, चाहे वो धरातल पर हम आज अगर कोई ट्विटर और कोई अगर मान लीजिए सत्याग्रह करने के लिए बैठा हुआ है या भारत जोड़ो की बात हो रही है, तो मैं तो कहना चाहता हूं जो हम तो ग्राउंड पर जाकर के काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक संगठन का एक एक व्यक्ति घर घर जाकर के अभी भी सारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले, ये सारी चीज समझाने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। जहां तक बात है कांग्रेस हो, ठीक है सुधा जी को दिखाइए स्क्रीन पर। सुधा जी अब सवाल इस बात को लेकर अभी आपने सुना मिश्रा जी को कह रहे हैं हम तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, आप कह रहे हैं जनता की भलाई के लिए काम नहीं करते, हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। कह रहे हैं हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। आप लोगों को क्यों नहीं दिखता? सिर्फ प्रभारी नियुक्त कर दिया तो दिख गया आप लोगों को। इन्फॉर्मेशन होगी सीआईएसएफ के 3049 पद गायब कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। काम कर रहे हैं लोग, ये लोग खत्म करने का काम, निजीकरण, ठेके पे सारे काम, रेलवे से लेके माइनिंग, बैंक, हाईवे, बंदरगाह, जितने भी चीजें हैं सबको ठेके पे दे देना। अब तो सेना को भी दे रहे हैं, बैंकों को दे रहे हैं, शिक्षा भी कर रहे हैं। अब ये काम ये कर रहे हैं कि बेचो, जितनी जल्दी हो सके लूट लो देश को, जितना कुछ अपने हाथ में ले सकते हो कर लो। काम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि काम कर जो रहे हैं उससे पैसे लेके, जनता के पैसे, जो पैसे हमने इनकम टैक्स देके, हम इनकम टैक्स 30% ज्यादा देते हैं, प्राइवेट वाले 18 और 28 के परसेंट में आपको पता होता है कि दो तरह से उनका बटा हुआ है। तो किसका फायदा क्या कर रहे हैं ये सबको मालूम है। और अब ये जो कह रहे हैं कि जनता आशीर्वाद, बिल्कुल जनता जाग गई है। जो आप बार बार कहते हैं ना कि जागो हिंदू जागो, तो अब जनता जाग रही है। अब आपको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके किए गए ताबूत में ठोके हुए हर वकील लोगों के ना रूह तक गए हैं, आत्मा तक गए हैं। जो आपने सबको बेरोजगारी और महंगाई जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से खान साहब दूर करेंगे। कर दिया आपने। बिल्कुल जल्दी ही जवाब देता हूँ मैं, जल्दी। देखिए अभी भारत 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का देश है। आप जरूर है, ठीक है, बेरोजगारी के ऊपर में आप बात कर सकते हैं, रोजगार के ऊपर में बात कर सकते हैं, आप महंगाई के ऊपर में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो अगर कंपेरिजन करने के लिए जब हम बैठेंगे, जब हम तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बैठेंगे, तो अभी अपने आप आपको पता चलेगा क्योंकि किस तरह से आप लोगों ने 55-60 सालों में किस बेहतरी के साथ आप लोगों ने काम किया था और देश को कितना पीछे धकेल दिया। बिल्कुल, तो आप बेच रहे हैं, वो हमारे किए हुए ये सबको पता है। इसलिए जनता आज अगर जनता 2014 से लेकर के अगर हमें आशीर्वाद दे रही है, निश्चित तौर पर बिना आधार के नहीं होगा, बिना तथ्य के साथ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है जो कि बिना कारण के कोई किसी को आशीर्वाद नहीं देता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो कि अभी भी आपको मोटिवेशन, आपको अटेंशन और मोटिवेशन दोनों की जरूरत है। अटेंशन और मोटिवेशन दोनों की। वाकई भारतीय जनता पार्टी से अकेले मुकाबला करना बहुत बड़ी चुनौती होगी, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए ममता बनर्जी कहती है कि अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, हम सब एक है। वो एकता का दम भरती है। अखिलेश यादव को भी लगता है क्या कि हम एक हैं? बिल्कुल मैम, हम एक हैं, हम एक साथ मिल के और इनके खिलाफ जो जनता की आवाज है उसको उठाएंगे। और इनकी बातों से मैम ये लगता है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं था मैम।
सिर्फ पेड़ पत्ते थे, बाकी न कोई हॉस्पिटल था, न कोई रोड थी, कुछ भी नहीं था मैम। सब इन्होंने बनाया है, हम दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करते हैं। एक बात और, जैसे आपने किताब बनाई है कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज क्या होगी, वैसे ही किताब बना दीजिए कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ट्वीट आई कैन डू, मैं कितने ट्वीट कर सकता हूँ, ये आप बताएंगे हमको। आप कैसे सवाल उठा सकते हैं कि अखिलेश यादव कितने ट्वीट करेंगे? मैं प्रधानमंत्री पे भी सवाल उठा सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि आप कितने ट्वीट करते हैं। उनका हैंडलर होता है, मुख्यमंत्री का हैंडलर होता है। नहीं, ट्वीट को देख के तो ये भी अंदाजा लगाते हैं कि अखिलेश यादव कितने बजे उठते हैं। कहते हैं 12 बजे पहला ट्वीट आता है, यानी कि 12 बजे उठते हैं अखिलेश यादव। तो नेहा जी IT सेल देखिए ना कितना इनका एक्टिव है, जो जमीन से काम करते हैं, सीधे बैठ कर मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ नेहा जी देखिए, अभी इन्होंने कहा हाँ 2014 से पहले ऐसा नहीं था जो कि नहीं था, लेकिन 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं थी, इंडिया 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं थी, ये चीज समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। देखिए हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी का अधिकार है जो संवैधानिक तरीके से अपने संगठन चुनाव के लिए जाए हो, लेकिन 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं था सुधा जी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थी इंडिया। इसलिए यही अंतर है, ये अंतर है, कितना कर्ज है, ये अंतर है, यही तो चीज कहना चाहता हूँ, यही अंतर है, यही अंतर है, यही अंतर है। ठीक है, इस अंतर को वाकई बेहतर तरीके से जनता जान रही है और जब मौका पड़ता है तो इसका जवाब भी देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।